बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, क्रिकेट के हवाले से बात करें तो ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम का जो नेक्स्ट जो असाइनमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है और पाकिस्तान टीम ट्रैवल कर चुकी है। 3 T20 और 3 ODI मैचेस खेले जाएंगे और उस पर देखेगा क्या पाकिस्तान इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में जाके कामयाब हो पाएगी या नहीं। ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन इसलिए हो रही है कि कैप्टन चेंज हो चुके हैं वाइट बॉल के और मोहम्मद रिजवान को ये असाइनमेंट मिल चुकी है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के वाले से बात करेंगे, काफ़ी डिस्कशन इस पे भी की जा रही है। कुछ प्लेयर डिजर्विंग थे, कुछ को नहीं दिया गया, कुछ की कैटेगरी के ऊपर भी डिस्कशन हो रही है, इस पे भी आज बात करेंगे। और साथ साथ अगर करते चले तो जो शान मसूद है उसके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सब्जेक्ट टू कैप्टनसी लिखा गया है, इस हवाले से बात करेंगे। जिसने आपको सीरीज जितवाई तो क्या इनके रीज़न, और पीसीबी के अंदर बात की जा रही है, कुछ बड़े नाम जो हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि शायद वो पीसीबी का पार्ट नहीं होंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और ऑब्वियसली ये जो कप्तानी और ये तमाम मसाइल हैं इस पे हम पहले भी बात करते हैं। हमारा मकसद ये है कि जो वन स्पोर्ट नेशन है हम इसको फ्लरिश करना चाहिए और इसके जो मसाइल हैं वो आपके सामने रखें। इन सब अफेयर पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, अब्दुल माजिद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके हमेशा की तरह टाइम देने का। सर मैं स्टार्ट गैरी क्रिस्टन से करना चाहूँगा। ये इस वीक की सबसे बड़ी न्यूज़ गैरी क्रिस्टन की थी और मैं तो ये अक्सर कहता हूँ कि हैपनिंग्स का दूसरा नाम जो है वो पीसीबी बन चुका है। ये एक ओवरऑल देखा जाए तो ये 2-3 मंथ से एक रिफ्ट चल रही थी पीसीबी और जो था गैरी क्रिस्टन के दरमियान। बताया यही जा रहा है, सोर्सेज यही कहते हैं कि जब वो चैंपियन कप में आए थे और उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कुछ नाम रखे कि इनको होना चाहिए, कैप्टन के हवाले से भी मुझे अच्छी तरह याद है कि वर्ल्ड कप के बाद चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि तमाम इख्तियारात इन्हीं कोचेज़ को होंगे, कैप्टन की सिलेक्शन की भी और तमाम। बट जैसे ही आकिब जावेद आए या शायद उससे पहले भी कुछ हमें लगता था कि कोई ना कोई मसाइल आ रहे हैं। आपके ख्याल में क्या बेसिक रीज़न बनी इनको रिमूव करने के लिहाज से, या क्या रीज़न उस लिहाज से हुई कि इनको जाना पड़ा? और दूसरा, आपके ख्याल में ये इंटरनेशनल मैसेज क्या गया? क्योंकि पहले मिकी आर्थर के साथ भी हम समहाउ ऐसे ही कर चुके हैं और पाकिस्तानी जो हिस्ट्री रही है, एक दफ़ा हम लोकल कोच रखते हैं, एक दफ़ा हम फॉरेन कोच रखते हैं। तो क्या दोबारा कभी कोई बड़ा नाम पाकिस्तान आने को तैयार होगा? देखिए इरफान साहब, ओवरऑल तो मैसेज एक अच्छा मैसेज नहीं है, इसलिए कि हमने लास्ट ईयर तकरीबन 11 महीने पहले मिकी आर्थर को हटाया। हुँ, तो मिकी आर्थर के साथ जो बैटिंग कोच थे उनको भी हमने फारिग कर दिया और उससे पहले जब मोहम्मद हफीज डायरेक्टर क्रिकेट थे, बेसिकली वो भी हेड कोच थे, जी। उनको भी हमने हटाया। रमीज राजा ने मिसबाउल हक और वकार यूनुस को हटाया। तो ओवरऑल तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अब बहुत ज्यादा बड़े नामों वाले कोचेज जो हैं वो पाकिस्तान इसलिए भी नहीं आएंगे कि आपको पता है कि हमारे पड़ोस में जो लीग होती है उसमें चंद हफ्तों में वो इतना पैसा कमा लेते हैं जी। कि पाकिस्तान में शायद वो पूरे साल में नहीं कमा सकते। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक रहें गैरी कर्स्टन पे, तो गैरी कर्स्टन की जो मैंने कहानियां पीसीबी के लोगों से सुनी है जी। वो काफी सीरियस किस्म की कहानियां हैं कि उन्होंने प्लेयर्स का अपना एक ग्रुप बना लिया था। वो कहते थे कि फलां को कप्तान रखें, फलां को वाइस कप्तान रखें। वो पीसीबी को बहुत सारी टर्म डिक्टेट करवाना चाहते थे। देखें, अगर गैरी कर्स्टन ने वायलेशन ना की होती तो अब तक उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता। हुँ। लेकिन पीसीबी तो बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा। पीसीबी के सोर्सेज से खबरें बाहर आ रही हैं, लेकिन गैरी अच्छा माजिद कर्स्टन भाई, की एक चीज़ मैं कम। और ऐड करता चलूँ, ये भी सोर्सेज से पता चला है कि ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये मस्कत में भी कुछ कोचिंग कर रहे थे और प्राइवेट असाइनमेंट भी कर रहे थे रादर दैन के पाकिस्तान आके टाइम स्पेंड करते। तो ये भी एक फैक्टर सामने आ रहा है। इरफान साहब, अगर आपको इल्म हो कि गैरी कर्स्टन एक एकेडमी को रन करते हैं जी। केप टाउन में। हुँ, उस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके कोचिंग करते हैं। हुँ, तो मस्कत में भी यही हुआ कि पाकिस्तान में तो उनको जब फैसलाबाद बुलवाया गया चैंपियंस कप के दौरान, तो वो 8-10 दिन रह के बमुश्किल वो फिर वापस चले गए। हुँ। उन्होंने यहाँ रहना मुनासिब नहीं समझा और अपनी बहुत सारी शराइत की एक फहरिस्त पीसीबी के सामने रख गए। लेकिन एक तरफ तो उनके पास पाकिस्तान से वो भारी मुआवजा ले रहे थे, मरात ले रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वक्त नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ
वो मस्कत में कोचिंग के लिए पहुंच गए। हालांकि जब आपका किसी बोर्ड के साथ मुआहिदा है और उनके लिए आपके पास टाइम नहीं है और आप मस्कत जाके कोचिंग कर रहे हैं, तो ये सीरियस वायलेशन थी। फिर वो पीसीबी को कह रहे थे कि फलां को कप्तान बनाएं, फलां को नायब कप्तान बनाएं, फलां को रेस्ट करवाएं। हमारे यहाँ अक्सर हम टीवी या यूट्यूब वगैरह पे सुनते हैं कि फलां प्लेयर का 3-4 लोगों का ग्रुप है, फलां प्लेयर का 3-4 लोगों का ग्रुप है। मैंने जो कहानियां सुनी कि गैरी कर्स्टन ने भी प्लेयर्स का 3-4 लोगों का एक ग्रुप बनाया था, जिसमें पाकिस्तान टीम के कुछ प्लेयर अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। उनको पीसीबी ने वार्न भी किया, शटअप कॉल भी दी, लेकिन जब मामला बहुत आगे चले गए, पानी सर से ऊपर चला गया, तो फिर जाहिर है इंतहाई माजिद भाई, कदम ये था। जो इंडिया के खिलाफ हमें डिफीट हुई थी वर्ल्ड कप में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था न्यूयॉर्क में, तो इन्होंने उस टाइम भी ये हिंट दी थी, शायद मैं छोड़ने जा रहा हूँ टीम में इन्होंने कहा कि जी ग्रुपिंग है, काफ़ी प्रॉब्लम है, एक मीटिंग होती है उसके बाद एक और मीटिंग होती है, जो कि बाद में लेटर ऑन इनकी रिपोर्ट भी मीडिया पे सामने आई। तो आपके ख्याल में ये पहले ही इतना ज़्यादा बैकफुट पे इन्होंने पीसीबी को कर दिया अपनी शराइत के लिहाज से, वो मसला था, या अभी जो रिसेंटली इन्होंने कैप्टन और कोच को भी तो हटाया ना पीसीबी ने, कि वो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट नहीं होंगे, और सेकेंडली ये भी कहा गया कि ये प्लेइंग 11 भी ये सिलेक्ट नहीं करेंगे। आपका माशाल्लाह 3-4 डेकेड का एक्सपीरियंस है, आपके ख्याल में इनको क्या पार्ट होना चाहिए? और प्लेइंग 11 तो मैं अपना ओपिनियन अगर रखता चलूँ तो मेरा मानना ये है कि ये तो कैप्टन और कोच का ही काम है, इसमें तो एटलीस्ट अगर आप जस्टिफिकेशन कोई निकालते तो नहीं बनती। अभी भी ऐसा शफीक को भेजा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो आपका क्या टेक है इस पे सर? देखें, आपकी बात काफी हद तक दुरुस्त है कि जिन लोगों ने ग्राउंड में टीम लड़ानी होती है उनके पास इख्तियारात होने चाहिए थे। लेकिन अगर इरफान साहब आपको याद हो, मैं और आप भी बहुत सारे प्रोग्रामों में ये डिस्कस करते रहे जी कि पाकिस्तान में प्लेयर्स का एक ग्रुप है जो अपने मनपसंद लोगों को बाहर से आने नहीं देता। अब रिसेंटली जो हमने मिसाल देखी कि मुल्तान के सेकंड टेस्ट मैच में जब आकिब जावेद आए, उन्होंने चेंज किया, उन्होंने कामरान गुलाम को खिलाया, नुमान अली, साजिद खान, जाहिद महमूद, तो वो जो 4 तब्दीलियां थी, और बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जैसे लोगों को ड्रॉप करके जी बाहर करना, ये मेरा ख्याल एक बड़ा बोल्ड डिसीजन था। फिर बहुत सारे हमारे बड़े बड़े नाम जो दुनिया में अपने नाम और अपने मर्तबे की वजह से जाने जाते हैं, उनमें भी हिम्मत नहीं थी कि इस तरह की पिच बनाई जाए। जी अब मैं आपको एक और इनसाइड स्टोरी दूं कि पिच बनाने का ज्यादा क्रेडिट जा रहा है आकिब जावेद को। नो डाउट आकिब जावेद ने भी अपना रोल प्ले किया होगा, लेकिन ये जो यूज पिच को इस्तेमाल किया गया सेकंड टेस्ट मैच में, ये अलीम डार का आइडिया था। अच्छा। ये पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कम लोग जानते हैं कि अलीम डार का आइडिया था, और वो आइडिया क्लिक कर गया। उसके बाद आप देखें पाकिस्तान टीम सेकंड टेस्ट जीती, फिर थर्ड टेस्ट जीती। तो मतलब पीसीबी के जो फैसले थे, उन्होंने एटलीस्ट पाकिस्तान को जीत की राह पे तो डाल दिया। इससे पहले तो हमारी टीम जो भी हार रही थी, तो मेरा ख्याल में जिन लोगों को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने पाकिस्तान टीम को जीत की राह पे डाला, और वो लोग जो माजी में मैं और आप कहते रहे कि जी यहाँ तो लाइकिंग डिसलाइकिंग हो रही है, तो भाई अगर लाइकिंग डिसलाइकिंग हो रही थी तो उसका तोड़ अब पीसीबी ने जो निकाला, उसके बाद उनको अच्छे नताइज मिले, तो उन नताइज के बाद हमें उनको क्रेडिट तो देना बिल्कुल पड़ेगा। उनका ड्यू क्रेडिट बनता है। अच्छा, ये माजिद भाई, एक अगर इसी के लिंक अप मैं बात करूं तो अब कोचिंग अभी फिलहाल तो जेसन गिलेस्पी को दिया गया टास्क जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, बट सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो भी हैप्पी नहीं है, और लास्ट टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने चेयरमैन पीसीबी से जो मुलाकात की उसमें नाराजगी का इजहार किया, ये तमाम रीजंस और अफेयर के साम वजह से। अभी तो वो आपका पार्ट है, एक तो क्या आपको लॉन्गर रन में नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तानी बोर्ड के साथ वो चल पाएंगे? क्योंकि गैरी क्रिस्टन के बाद जिस तरह केविन पीटरसन की स्टेटमेंट आ गई, मिकी आर्थर की आ गई, तो एक इंटरनेशनल मैसेज तो पॉजिटिव नहीं जा रहा। और सेकेंडली आपकी नज़र में कौन सा ऐसा कोच है? अभी ये भी न्यूज़ आ रही है कि आकिब जे ने शायद रिफ्यूज़ कर दिया है। पहले तो यही था कि शायद उन्हीं के लिए ये सारा स्टेज सेट किया जा रहा है, बट अभी ये आ रहा है कि वो नहीं इसमें इंटरेस्टेड कोचिंग में। तो कौन सा ऐसा नाम आपको लगता है कि जो फर्दर फ्यूचर में पाकिस्तान को सर्व करेगा एज ए हेड कोच? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये डिसाइड करना है कि अगला पाकिस्तान टीम का हेड कोच पाकिस्तानी होगा या फॉरेन कोच होगा। क्योंकि इंडिया ने जिस तरह 2015 में पॉलिसी बनाई थी कि नहीं अब बहुत हो गया, अब जो भी होगा
वो हम इंडियन प्लेयर को ही इंडिया का कोच रखेंगे। पहले तो ये पॉलिसी पीसीबी लाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब हमने फॉरेन कोचेस के बहुत ज्यादा तजर्बे कर लिए। रमीज राजा के दौर में जो एक प्लानिंग हुई थी कि हम बीच में छोटे छोटे अरसे के लिए कंसल्टेंट रख रहे थे, मेरे ख्याल में वो आइडिया ज्यादा बेहतर है कि मेन जिस तरह मोहम्मद हफीज थे या मिसबाउल हक थे या वकार यूनुस थे, हेड कोच पाकिस्तानी आप बना लें, उनके साथ कुछ फॉरेनर्स रख लें। अब देखें ना, मैं आपको एक तल्ख हकीकत बताने जा रहा हूँ, और आप पीसीबी हेडक्वार्टर के करीब ही बैठे हैं और माशाल्लाह वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट हैं। आप पीसीबी से अगर आपको जो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो उसके बाद जब पाकिस्तान टीम गई थी, सॉरी T20 वर्ल्ड कप नहीं, जो लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज खेलने गई थी, उसकी रिपोर्ट निकाल के देख लें। एडम हॉलियक जो पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मैं बाबर आजम को जब कुछ चीजों पर मैंने उनको समझाने की कोशिश की तो बाबर आजम ने कहा कि आपने मुझसे ज्यादा क्रिकेट खेली है। तो जब हमारे प्लेयर्स का रवैया ये हो तो फिर मेरे ख्याल में उनको हैंडल करने के लिए कोई पाकिस्तानी उनको बेहतर अंदाज में हैंडल कर सकता है। फॉरेनर के काबू में इतनी आसानी से आएंगे नहीं। इस लेवल पे देखिए, पाकिस्तान लेवल पर हमारे पास अच्छे लोग हैं, लेकिन हमें उनको इख्तियार देने की जरूरत है। जिस तरह रमीज राजा के दौर में आप देखें, कभी हम मैथ्यू हैडन को ला रहे थे, कभी हम बॉलिंग कोच साउथ अफ्रीका से ले आए। मैं इसके हक में हूँ, लेकिन पीसीबी क्या करने जा रहा है, पीसीबी का क्या। लेकिन माजिद भाई, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। हमारा कहता है मेरी बात मानी जाए, गोरा कहता है मैं ज्यादा प्रोफेशनल हूँ, मेरी बात मानी जाए, तो उधर भी प्रॉब्लम आती है। अच्छा माजिद भाई, एक और बड़ा इस वीक में जिस तरह मैंने कहा कि पीसीबी हैपनिंग का दूसरा नाम बनता चला जा रहा है, अभी सोर्सेज यही बता रहे हैं कि अभी 2-3 और बड़े नाम भी जाने को तैयार है, जिसमें उस्मान वाला का नाम लिया जा रहा है। नदीम खान को शायद अकेडमी से लेकर शिफ्ट करके उधर शिफ्ट किया जा रहा है, इंटरनेशनल डायरेक्टर लगाया जा रहा है। चेयरमैन पीसीबी ने भी जैसे गालबन कल कराची प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि 3-4 पोस्ट खाली भी हैं। तो ये जो चेंजिंग, और सबसे बड़ी जो अभी बासत अली साहब ने भी अपने एक शो में इसका जिक्र किया कि शायद सलमान नसीर साहब भी जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। जो पिछले 7-8 साल में पीसीबी का एक आंख के तारा थे, और तमाम जितने भी अफेयर थे 90% आप देख लें, 4-5 चेयरमैन चेंज हो गए, सलमान नसीर अपनी जगह पे इंटैक्ट रहे। और सारी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तमाम जो डेवलपमेंट होती है उसमें सबसे बड़ा रोल उन्हीं का होता है। तो आपका क्या न्यूज़ इसके हवाले से आपकी रिपोर्ट है कि क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है, और अगर होने जा रहा है तो कब तक होगा? देखिए, जो आपके सवाल का आखिरी हिस्सा था उसका जवाब मैं पहले देता हूँ। जो मैंने सुना है कि नेक्स्ट वीक एक बड़ी विकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से गिरने वाली है। अब वो कौन है ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो मेरे इल्म में जो तब्दीलियां हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि उस्मान वाला को पीएसएल का डायरेक्टर बनाया जा रहा है। नदीम खान उस्मान वाला की जगह आ रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, और आकिब जावेद जो हैं उनको बनाया जा रहा है नेशनल क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर नदीम खान की जगह। ये 3 तब्दीलियां तो मैंने सुनी है, और ये मरहलावार होंगी। लेकिन थोड़ी देर पहले ही मैंने किसी से जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि पहली विकेट जो है वो नेक्स्ट वीक गिरेगी। जाहिर है, अब हम आज बुध का दिन है, जुमेरात, जुमे के बाद वीकेंड शुरू हो जाएगा, तो लग रहा है कि पीर मंगल बुध तक कोई बड़ी खबर क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर से आएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अगर बात करें, 25 लड़कों को दिया गया, कोई काफ़ी डिबेट हो रही है। मैंने जिस तरह इंट्रो में बात की थी कि शान मसूद जिसने आपको सीरीज जिताई, पाकिस्तान का कैप्टन है, कैप्टन को बी कैटेगरी में रखना, और साथ ये लिखना कि सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। एक तो मेरा नहीं ख्याल कि पीसीबी को वजाहत भी करनी चाहिए थी कि ये क्या इसका मकसद है, और ये मैसेज क्या कप्तान को दे रहे हैं आप। आगे आपकी साउथ अफ्रीका सीरीज़ है, फिर वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, तो ओबियसली जो पहली असाइनमेंट नेक्स्ट आ रही है वो आपकी साउथ अफ्रीका की आ रही है, और विनिंग आपका कैप्टन है। चले पास में 6 जो डिफीट हुई वो तो हो गई, एक तो इसका बताइए। और दूसरा ये जो नुमान और साजिद जिन्होंने आपको इतनी बड़ी विक्ट्री दिलवाई है, ओबियसली 39 आउट कर दिए 2 टेस्ट मैच में, उनको भी सी में रखना, तो आप क्या जस्टिफाई समझते हो? और शदाब को भी सी में रखा गया, कहा जा रहा है कि सकलैन की वजह से रखा गया है। आप किस तरह ओवरऑल देखते हैं, और किसी नाम को आप समझते हैं जिस तरह शाहीन को भी बी में रखा गया, ए में नहीं रखा गया? आपका ओवरऑल इस तमाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से क्या राय है? देखें इरफान भाई, सबसे पहले क्योंकि लोग कहते हैं कि जी बाबर आजम का मंजन बहुत बिकता है, इसलिए
लोग ज्यादा इसका जिक्र करते हैं। मैं इसको दूसरे पैराए में देखता हूँ कि बाबर आजम दुनिया का इतना बड़ा प्लेयर है कि जाहिर है खबर की हेडलाइन बाबर आजम से बनती है। तो हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 1 जुलाई, जो पिछला अभी जो जी इतवार को जिस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का अनाउंसमेंट हुआ, ये 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक की जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी या पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस थी, उस पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो अगर आप देखें तो 1 साल के अरसे में जहां शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया, आपने उनकी तनज़ुली की, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम की भी तनज़ुली होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ आप शादाब खान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो रख रहे हैं, लेकिन वहां पर पाकिस्तान टीम से उसको ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये तो एक दौरा में यार आपका सामने आ गया। दूसरा, नुमान अली जिन्होंने 20 विकेट ली 2 टेस्ट मैचेस में, आपको सीरीज जितवाई। अब आप नुमान अली को कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट टू फिटनेस। अरे भाई, हमें यूसेन बोल्ट नहीं चाहिए, हमें वो प्लेयर चाहिए जो नुमान अली ने 20 विकेटें भी ली, लंबे स्पेल भी करवाए, दौड़ दौड़ के सिंगलें भी ली, 48-40 की इनिंग्स भी खेली। तो नुमान अली की तो मेरे ख्याल में क्रिकेटिंग फिटनेस पे कोई इशू तो मुझे नजर नहीं आ रहा। ऐसे ही है। अभी मैं आपको इंडिया की मिसाल दूं, मैं मोहम्मद कैफ का कहीं सुन रहा था। मोहम्मद कैफ ने कहा, जो सरफराज खान इंडिया के जो नए बैट्समैन आए, उन्होंने कहा भाई सरफराज खान की क्रिकेटिंग फिटनेस तो है, वो 150 रन बना रहा है, तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि वो फिट नहीं है। तो मेरे ख्याल में नुमान अली फिट हैं। अगर वो जाहिर है उस फिटनेस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर सकते, तो फिर नुमान अली को अभी आपने चैंपियंस कप में कैसे सिलेक्ट कर लिया था। वहां जो पाकिस्तान अंडर 19 के एक और प्लेयर थे साद बेग, उसको तो आपने फिटनेस पे बाहर कर दिया था चैंपियंस कप में। अब ये नुमान अली पर आ गया। माजिद भाई, ये टेस्ट से पहले जब फिटनेस टेस्ट हुआ, 12 में से 8 लड़के तो कर ही नहीं पाए पहले 2 दफा। तीसरी दफा में जाके इन्होंने शायद कोई रिलैक्सेशन की, तो उसमें क्लियर किया सबने टेस्ट। देखिए, कुछ लड़कों पर, अब नुमान अली जो भी है 38 साल तो उसकी ऑफिशियल एज है। तो 20 के साल वाले लड़के की परफॉर्मेंस तो नहीं दे सकता वो, फिटनेस नहीं दे सकता। तो मेरे ख्याल कुछ लड़कों को हमें थोड़ी सी छूट देनी चाहिए। लेकिन दूसरा, बिल्कुल शान मसूद आपके टेस्ट मैच के कप्तान है और अभी सीरीज इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ हमने जीती है। हम अननेसेसरी जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, उससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है। मेरे ख्याल में या तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दें, उसके बजाय प्लेयर्स की मैच फीस और मराद में इजाफा कर दें। हाँ, फिटनेस का एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया हो। मैं अगर आज से 8-10 साल पहले भी चला जाऊं, तो इरफान साहब उस जमाने में भी होता था, कुछ लोगों को, अनफिट लोगों को अंदर कर दिया जाता था, कुछ फिट लोगों को टीम से ड्रॉप कर दिया जाता था। तो मेरा ख्याल है ये फिटनेस का ड्रामा करके, ठीक है फिटनेस का स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन ये फिर अक्रॉस द बोर्ड हो ना। फिर आपको अगर छोड़ना है तो फिर सबको आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर आपको लटकाना है तो सबको लटकाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये बात हमें थोड़ी कई लाइन तो हमें ड्रॉ करनी है। माजिद भाई, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक आके पाकिस्तान को ये विक्ट्री हासिल करने में इतना टाइम क्यों लगा, इस पे बात करेंगे और कैप्टनसी के हवाले से बात करेंगे। क्या मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की एक ही चॉइस थे और बेस्ट चॉइस है, इस पे हम बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स और हम बात करें क्रिकेट के हवाले से। माजिद भाई, जिस तरह ब्रेक से पहले मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान ऑलमोस्ट 3 साल 8 मंथ 11 दिन के बाद टेस्ट मैच अपनी होम सॉइल पे जीता और ऑलमोस्ट 3.25 साल के स्पैन के बाद हमने कोई टेस्ट सीरीज अपनी होम सॉइल पे जीती। अच्छा, वो कहते हैं अक्लमंद के लिए निशानियां होती हैं, उसको समझ आ जाती है। हमने ये देखना था कि दुनिया सारी अपनी होम ग्राउंड का एडवांटेज लेती है। हमने पास में देखा है कि हमने इवन यूएई के अंदर अपनी होम ग्राउंड का एडवांटेज लिया। एक टेम्पलेट हमारे पास मौजूद था, एक मॉडल मौजूद था कि हमने स्पिन ट्रैक विकेट बनानी है और अपोजिशन को फंसाना है। आल्दो कि उस टाइम हमारे पास सईद अजमल, यासर शाह, अब्दुल रहमान थे, बट ये नुमान और साजिद ने भी आपको 2 साल से पहले जब टीम का पार्ट थे विक्ट्री दिलवाते रहे और आपने एक तो विकेट्स नहीं बनाई, इन दोनों को बाहर किया। मैं तो क्राइम का वर्ड यूज़ करता हूँ बार बार कि जिन लोगों की आखिर इतने बड़े नॉलेजेबल लोग भी आते रहे, बोर्ड का पार्ट बनते रहे, ना पिच बनाने में किसी का दिमाग ने काम किया, ना सिलेक्शन में काम किया। मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये हुआ जब इन्होंने 2 टेस्ट मैचेस में आउट किए, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सिकलैन मुश्ताक और रमीज़ राजा साहब ने कहा कि इसका पाँव ठीक नहीं गिरता साजिद खान का, इसका बाजू ठीक नहीं आता, ये एक बाजू से बॉल करता है, इसका नॉन बॉलिंग आर्म जो है वो तो यूज़ ही नहीं करता। ये बांग्लादेश में सीरीज जितवा के आया था, 8 आउट करके आया था।
तो आपका क्या ओपिनियन है कि क्या इतने 4 बोर्ड चेंज हो गए, 4 चेयरमैन चेंज हो गए, इतने 26 सेलेक्टर चेंज हो गए, किसी बंदे के अंदर ये सोच नहीं आई, 5-6 सेलेक्टर हमारे कोचेस चेंज हुए कि हमने पिच क्या बनानी है, सिर्फ ये आकिब जावेद को ही पता था। और दूसरा ये कि क्या आपने अपने प्लेयरों को इस तरह ही ज़ाया करना है, जो परफॉर्म करता है हम उसको बाहर कर देते हैं कोई ना कोई रीज़न डाल के? देखिए, ये अफसोस की बात है कि हमारी जो क्रिकेट है, जाहिर है आपने कहा कि भाई हमारे मुल्क के पास तो एक ही तफरीह है, वो क्रिकेट ही है। तो अगर ये क्रिकेट आज नीचे जा रही थी और पाकिस्तान 11 में से 7 टेस्ट मैच होम ग्राउंड पर हार गया, इसमें ना इरफान जहीर जिम्मेदार थे, ना अब्दुल माजिद भट्टी जिम्मेदार थे। इसमें वही लोग जिम्मेदार थे जो पीसीबी के इक़्तिदार पे कब्जा किए हुए हैं, या जो माजी में जिन लोगों का पीसीबी पे आना जाना रहा है, या जो फैसला साजी करते रहे। मेरे ख्याल में हमारी क्रिकेट एटलीस्ट, मैं ये नहीं कहता कि हम अब ऑस्ट्रेलिया को भी ऑस्ट्रेलिया में हरा देंगे, लेकिन हमारी क्रिकेट इतनी बुरी नहीं थी कि हम बांग्लादेश से 2-0 होम ग्राउंड पर हार जाते। लेकिन हमने गलत फैसले किए, हमने गलत सिलेक्शन की। उस गलत सिलेक्शन का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान होम ग्राउंड पर हिस्ट्री में पहली बार बांग्लादेश से हार गया। तो मेरे ख्याल में सबके लिए आई ओपनर है। उम्मीद है कि जो कुछ किया गया है उससे सबक हासिल किया जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया और आज क्रिकेट इस मकाम पर पहुंच गई, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? इरफान जहीर और अब्दुल माजिद भट्टी तो नहीं कर सकते जी, ऐसे ही तो वही लोग कर सकते हैं जो आज पावर में हैं। तो मेरा ख्याल वो लोग जो टीवी पे आके बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं और ये कहते हैं कि भाई इन्होंने कौन सी क्रिकेट खेली, ये रोज तबसरे कर रहे होते हैं, तो भाई आप भी तो अपनी अदाओं पर गौर करें। हाँ, नहीं हमारे तो चलो हम अगर गलती करेंगे तो हमारे पास मार्जिन है, चले कह सकते हैं कि उस लेवल की नहीं खेली, बट जब ये गलती करते हैं, जब पिच रीड नहीं होगी, आप किसी बॉलर को उसकी बॉलिंग की वजह से निकाल देंगे, जी उसका आम ठीक नहीं आता और पाकिस्तान को उसका नुकसान हो, तो ये बड़ा एक सैड और अनफॉर्चुनेट है। अच्छा माधव भाई, ये जो एक प्रेशर बिल्ड हुआ सारी डिफीट के अंदर, रिसेंट तो चले हम हर फॉर्मेट में हारे, लेकिन जो शान मसूद के ऊपर एक डिफरेंट तरह का प्रेशर बिल्ड हुआ, क्योंकि वो ऑब्वियसली कंटिन्यूसली हर मैच ही हारा, 6 कंसेक्यूटिव डिफीट, जिसका तो समहाउ सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, जिस तरह रमीज राजा साहब ने उनसे क्वेश्चन किया और जिस पर ट्रोलिंग फिर बाद में हुई। एक तो स्टेटमेंट का भी चलें, आप ओपिनियन बता दें कैसा रहा। और शान मसूद को आप बड़ा करीब भी जानते भी हैं, हम भी उनको जानते हैं, एक बड़ा नाइस और जेंटल मैन है और एक एजुकेटेड पर्सन है, बट कहीं ना कहीं उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी मुझे लगता है कि उनकी ना उनके माइंड को हैम्पर कर रही है इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी, जहाँ डिसीजन कुछ लेने चाहिए थे वो नहीं ले पाए। तो आप शान मसूद को इवॉल्व होता हुआ देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि शान मसूद लंबा सर्व कर पाएगा, क्योंकि बोर्ड ने तो सब्जेक्ट टू कैप्टनसी डाल दिया उनके साथ? देखिए इरफान साहब, परफॉर्मेंस तो शान मसूद को देना पड़ेगी। अब आप कप्तान बन गए, आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली, आपने इंग्लैंड को भी अपनी कप्तानी में हरा दिया, लेकिन ग्राउंड में जब बल्ला आपके हाथ में होगा तो फिर तो आप ही को सब कुछ करना है। तो मेरे ख्याल में इसमें तो दूसरी राय नहीं है ना कि शान मसूद अगर एज ए बैट्समैन परफॉर्म करेंगे तो तभी वो आगे जा सकते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को लंबा सर्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो सब्जेक्ट टू कैप्टनसी अगर उन्होंने लिख दिया है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पीसीबी के प्लान में अब उनकी कुर्सी भी मुझे खतरे में नजर आ रही है। लग ऐसा रहा है कि साउथ अफ्रीका की मुश्किल सीरीज है, वेस्ट इंडीज की सीरीज भी लोग कहते हैं कि बहुत हल्की है, वेस्ट इंडीज की सीरीज भी आसान नहीं है जी। तो आई होप कि शान मसूद अपनी खामियों पर काबू पाएंगे और उनका बैट जो है वो रन उगलना शुरू कर देगा। अदरवाइज तो देखें, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करते तो मैं और आप तो नहीं बचा सकते, जाहिर है हम उनके सपोर्टर हैं, हमारे शान मसूद से इसमें कोई शक नहीं कि मरासिम है, उनके वालिद मसूद खान मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जाहिर ग्राउंड में तो बल्ला जब उनके हाथ में तो उन्हें ही सब कुछ करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, ये रिजवान के हवाले से भी आपका ज़रूर ओपिनियन जानना चाहूँगा। हमने ये पहले भी शायद गालबन बात की थी कि आपके पास शायद नज़र यही आता है ओबियसली कि एक ही ऑप्शन है वो मोहम्मद रिजवान है, लेकिन अब जब देखा जाए, जब शाहीन और बाबर का सारा ये फ्यूड हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं जानते थे लोग या कहते थे कि इसमें समहाउ रोल उसका भी है, रिजवान का भी है, उसने कोई अपना रोल प्ले नहीं किया इसको सॉर्ट आउट करने में या टीम को चैलेंज करने में। एक तो उस हवाले से बताइए। दूसरा, क्या आपको लगता है कि रिजवान
जिस तरह की ये बोर्ड अभी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से, और ये सारी बातें कि हमारी मर्जी चलेगी, सब कुछ होगा, आप समझते हैं कि रिजवान ऐसा इंडिविजुअल है कि जो बोर्ड कहेगा, जिस तरह कहेगा? अभी तक तो रिजवान की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है और वो हर चीज़ में कह रहे हैं कि जी मैं जो बोर्ड का डिसीजन है उसको सर आंखों पे बिठा रहा हूँ, वही होगा, सारे लड़के कैप्टन हैं। तो आप ओवरऑल सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? कल जो कराची में उनकी मीडिया टॉक हुई है, उसमें तो उन्होंने एक दो जगह पर कहा है कि भाई फखर जमान और इमामुल हक जो हैं वो पाकिस्तान टीम की जरूरत है। तो वो इशारों किनारे में तो कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है जब शान मसूद और जैसन गिलेस्पी के साथ एक सिलेक्शन का इशू हो चुका था, तो मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सोच समझ कर कबूल की होगी। लेकिन अगर मोहम्मद रिजवान को हम साया ग्रुप उनके कैरियर से निकाल दें, तो कप्तानी में तो उनका कोई इशू नहीं है, वो तो कप्तानी के लिए बेस्ट चॉइस है। लेकिन जो साइड पर उनके साथ कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई थी, उसकी वजह से थोड़ा वो मुश्किल में आ गए। आई होप कि पीसीबी इन मामला को सॉर्ट आउट करेगा और पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाएगा, क्योंकि अब हमने बाबर की भी कप्तानी खत्म करवा दी, शाहीन शाह अफरीदी पीसीबी से नाराज, तो अब इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन सलमान अली आगा को भी हम फ्यूचर का कप्तान तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स को परफॉर्मेंस पर फोकस करने दें। जल्दी जल्दी अगर हम कप्तान बनाने की उनको कोशिश करेंगे और उनको बहुत ज्यादा पावर देंगे और चेयरमैन के साथ जब वो मीटिंग में टांग पे टांग रखे बैठे होंगे, तो प्लेयर्स का जो स्टाइल है वो तो आपको पता है कि एकदम से चेंज हो जाता है। लिहाजा प्लेयर्स को क्रिकेट पे फोकस करने दें। कप्तानी और ये दूसरे इश्यूज ये तो वक्त के साथ साथ सॉर्ट आउट होते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके हालांकि आपने जिक्र किया और साथ फखर जमान के बारे से बात करेंगे कि क्या ट्वीट करना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि वो बेचारा जो पाकिस्तान का मैच विनर था उसको बाहर कर दिया गया। इसमें आपके डिटेल से आंसर लेंगे, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स। हम बात करें क्रिकेट के वाले से, माजिद भाई फखर जमान के वाले से और इमाम के वाले से मैं ज़रूर अब दोबारा बात करना चाहूँगा। इमाम का मेरा मानना ये है कि चलें T20 में तो वो खेलते ही नहीं है, ODI में भी उसकी जगह बनती है, उसके सबसे कंसिस्टेंट है, 50 से प्लस उसकी एवरेज है, और इसी तरह टेस्ट में भी उसकी जगह बनती है। जिस तरह हमने साइम को मल्टीपल चांसेस दिए, आपका उससे कई गुना ज़्यादा कंसिस्टेंट बैटर है वो। आपको एटलीस्ट आपके पूल में ज़रूर होना चाहिए था, स्क्वाड में ज़रूर होना चाहिए था। अगर कोई भी है आपका एक ओपनर परफॉर्म नहीं करता तो वो इंडक्ट होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर फ़खर की बात करें तो आपका वाइट बॉल में सबसे बड़ा मैच विनर, इम्पैक्ट प्लेयर सिर्फ फ़खर जमान है। और आपकी पिछले 7-8 साल की जितनी भी विक्ट्रीज उठा के देख लें, अगर किसी बैटर की वजह से पाकिस्तान जीता है तो वो फ़खर जमान है, कोई दूसरा बैटर हमारे सामने नाम नज़र नहीं आता। तो ये एक ट्वीट रीज़न बनी है, आपको लगता है कि जो कनेक्शन कैंप के अंदर उन्होंने चेयरमैन साहब से डायरेक्ट बात की और जो उस्मान वाला साहब की कंप्लेंट की वो रीज़न बनी? और दूसरी तरफ जब उससे तो ट्वीट करा दी गई और उस बेचारे के फेवर में कोई भी नहीं बोला, सब डर के भाग गए, ना बाबर ने कोई स्टेटमेंट दी और एक कप्तान ने भी यही कह दिया कि हमारा मैच विनर है, बट कोई स्टांस नहीं लिया। और मेरे शो में आकिब जवेद साहब कोई ऑलमोस्ट वीक पहले आए थे और उन्होंने कहा था कि क्यों नहीं, आपके लिए बेस्ट चॉइस तो ये बनती है, फ़खर बनती है। तो मुझे लगता था कि शायद कंटेंडर जो है वो फ़खर ही होगा, शायद ये गलती करके उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। इरफान साहब, एक तो मैं आपको एक और इनसाइड स्टोरी बताऊं जी। कि ये जो फखर की ट्वीट थी ना, की तो गलत, लेकिन सुना है कि इनके फैमिली मेंबर में से किसी ने, जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट चलाता था, उसने ट्वीट करके फखर जमान को मुश्किल में डाल दिया। अच्छा। चले, फखर जमान से गलती हो गई, लेकिन मेरा सवाल मोहसिन नकवी साहब से ये है कि मोहसिन नकवी साहब, मेरा भी बेटा है और लोगों के भी बच्चे हैं। हमारा बेटा अगर गलती करेगा तो हम उसको घर से तो नहीं निकाल देंगे, हम उसको डांट डपट के मार पीट के उसको कहेंगे कि भाई अपनी गलती को दुरुस्त करो। लिहाजा फखर जमान से अगर गलती हुई है तो आप बुलाएं उसको, डांट डपट करें, उसको जुर्माना करें, उसको 2-3 मैचों का फाइन लगा के उसको कहें कि भाई आप पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ आए, पाकिस्तान क्रिकेट को आपकी जरूरत है। लेकिन इस तरह प्लेयर को ह्यूमिलेट करना, खबरें चलाना, मेरा ख्याल में अब काफी हो गया। फखर जमान के साथ जो भी करना है पीसीबी ने वो करे, और आसिफ जावेद को भी चाहिए कि भाई वो आपके लाहौर कलंदर का प्लेयर है और ये वो प्लेयर है जिसने आसिफ जावेद को भी PSA जितवाई, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई। जी। लिहाजा प्लेयर्स
वो मेरे ख्याल में ऊपर रखना चाहिए। हम प्लेयर्स को जिस तरह नजरअंदाज करते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं, ये मुनासिब नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जो रिक्वेस्ट है, अगर कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोई बड़े सुनेंगे तो कोशिश करें कि फखर जमान के इशू को खत्म करें, उसको कहें कि आप अपनी क्रिकेट की तरफ आएं, लेकिन एक ऐसा तगड़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डालें जी। ताकि आइंदा कोई और फखर जमान की तरह ये हरकत ना करे जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को बदनामी हो। और बिल्कुल मेरा मानना है कि बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, ना किसी को इतना बड़ा स्टारडम या सुपरस्टार बना दे कि वो कंट्रोल में ना रहे, ना अपने हीरोज़ को इस तरह गिरा के बाहर कर दें कि आप अपने कंट्री को जिसने सर्व किया उसको वैल्यू ना करे। अच्छा माजिद भाई, लास्ट क्वेश्चन आपसे। ऑब्वियसली ये स्क्वाड जो अब अनाउंस हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का भी इन्होंने कर दिया, बट मेनली हम बात ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के वाले से करेंगे। आप क्या समझते हैं, ये बैलेंस है? और कुछ नए लड़कों को फैसल अकरम, अरफात मनहास और हमजादात को भी देखते हैं, उनको डक किया गया है, और इसी तरह शादाब को भी बाहर कर दिया गया। क्या आपको लगता है ये बैलेंस स्क्वाड है, या कोई इमाम का जैसे जिक्र किया और फ़खर का ये होने चाहिए थे? आपके ख्याल में ओवरऑल कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए था तो वो कौन से नाम है? देखें, एक तो मुझे जो सबसे ज्यादा, मैं खिलाफ नहीं हूँ किसी के, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा हैरत हुई वो अब्दुल्ला शफीक का नाम देख के हुई कि अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह पहले बांग्लादेश की सीरीज, फिर इंग्लैंड की सीरीज, हालांकि एक उनकी सेंचुरी भी है, लेकिन मेरा ख्याल अब्दुल्ला शफीक का नाम देख के मुझे हैरत हुई कि अब्दुल्ला शफीक का नाम जो था वो नहीं होना चाहिए था। फिर साइम अयूब का जो ओरिजिनल फॉर्मेट था वो तो T20 फॉर्मेट है। जी। हमने साइम अयूब को ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम में भी नहीं रखा, ये एक हैरानकुन चीज है। फिर सऊद शकील, अभी उसने मैच विनिंग नॉक खेला है पिंडी टेस्ट मैच में, हमने उसको वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया। जमान खान, लाहौर कलंदर की पैदावार, आकिब जावेद ने खुद उस पर इतना काम किया, क्रेडिट लिया, आज जमान खान हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल इन तमाम खामियों के बावजूद बुरी टीम अनाउंस नहीं हुई। मैं, आप और हमारे बहुत सारे साथी जो ये बातें करते थे कि नए लड़कों को मौका मिलना चाहिए, जी। मेरे ख्याल में ग्रेजुअली इनको मौका देना चाहिए। लेकिन एक बात आज आप मेरी ध्यान में रखिएगा कि अगर हमने बहुत ज्यादा एडवेंचर जिम्बाब्वे के खिलाफ भी करने की कोशिश की ना, तो जिम्बाब्वे भी होम ग्राउंड पर बहुत मुश्किल टीम है। लेकिन बहरहाल कुछ लड़कों के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ बड़े नामों को जो समझ रहे थे कि हमारे बगैर 11 नहीं बन सकती, उन नामों से छुटकारा हासिल करने की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में कुछ कोताहियां हो सकता है कि दानिस्तान ना हुई हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़ रही है, राइट डायरेक्शन पर है। मोहसिन नकवी साहब अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी अपने दाएं बाएं जो एडवाइजर बैठे हैं ना, जिनको हटाना है हटा लें, ताकि वो अपनी टीम के साथ, अपने कंफर्ट जोन के साथ आगे बढ़े। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट कहीं ना कहीं और बेहतर मकाम पर आएगी। बिल्कुल ऐसे ही। और जिम्बाब्वे का जैसा जिक्र किया, अभी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला, रिगार्डलेस की ओपोजिशन कौन सी थी, बट एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ओबियसली वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा माजिद भाई, ये आपके होने का फ़ायदा उठाते हैं, लास्टली ये भी बताते चलिए कि चैंपियन ट्रॉफी होनी है, अपग्रेडेशन का काम हो रहा है, डेली हम फुटजीज और वीडियोस देख रहे हैं पीसीबी की तरफ से। पूरी उम्मीद की जाती है इंशाल्लाह ताला कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चैंपियन ट्रॉफी से पहले अपग्रेडेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। बट एक क्वेश्चन वो अपनी जगह पे स्टैंड अलोन खड़ा है, और $1 मिलियन क्वेश्चन यही है, क्या भारत पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी? तो आप ऑब्वियसली बड़े एक अच्छे सोर्सेज रखते हैं और आपके कई जर्नलिस्ट भारत में भी दोस्त हैं, तो आपके पास क्या न्यूज़ है? क्योंकि जब हम उसका बजट का वो जो एक था उसका देखते हैं, तो उसमें भी देखते हैं आईसीसी की तरफ से जो इशू किया गया कि एक पार्शियल बजट भी रखा गया, वो उसी सिनेरियो में रखा जाता है कि जब हाइब्रिड मॉडल पे जाया जाता है। और कुछ अभी तक तो जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, जितने भी भारत के न्यूज़पेपर, वो तो यही कह रहे हैं कि जी हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे, और यूएई की बात की जा रही है, या एक ऑप्शन वो साउथ अफ्रीका की भी देते हैं कि पूरा उधर शिफ्ट किया जाए। तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया वर्ल्ड कप में आने के लिए तैयार है, लेकिन वो पाकिस्तान में रहने के लिए, रात गुजारने के लिए तैयार नहीं है। अब हो सकता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी पैची हो, लेकिन मुझे जो पता चल रहा है वो यही पता चल रहा है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, लेकिन वो सुबह आएगी, चंडीगढ़, दिल्ली या मोहाली, अमृतसर, जहां भी उनका स्टे होगा,
जहाज पर आएंगे। पीसीबी ने उनको मल्टीपल वीजा देने का भी वादा कर दिया है, चार्टर्ड प्लेन का भी वादा कर दिया है। 2 मैचेस, उनके पहले 3 मैचेस लाहौर में थे, अब सुना है कि 2 मैचेस लाहौर में होंगे। भारत न्यूजीलैंड का मैच पिंडी में होगा। लेकिन जो मुझे एक पॉपुलर इस वक्त आइडिया लग रहा है वो यही है कि भारत की टीम पाकिस्तान आएगी और सुबह लाहौर आके रात को मैच खेल कर चली जाएगी। लेकिन चलें, ये हमारा मसला नहीं है। अगर थकावट हुई या जो भी हुआ वो लेकिन उनका मैंने मसला जो है। पढ़ा है उसमें यह था कि प्लेयर शायद इसमें कंफर्टेबल नहीं है, प्लेयर की रिजर्वेशन है कि हम इस तरह उधर ही स्टे करना चाहते हैं, एक वेन्यू रखा जाए। देखें, ये हमने प्रपोजल नहीं दी, ये तो बीसीसीआई की तरफ से जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रपोजल आई है। तो अब ये अपने प्लेयर्स को मनवाना या उनको कायल करना, ये तो बीसीसीआई का मसला है, पाकिस्तान का नहीं है। लेकिन भारत आकर पाकिस्तान में खेल जाता है और टूर्नामेंट कामयाबी से हो जाता है। पाकिस्तान ने 14 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की है इन ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन पर। मेरे ख्याल में हमारा तो टूर्नामेंट कामयाब हो जाएगा। अब भारत पाकिस्तान में रहे ना रहे, लेकिन मेरे ख्याल ना रहने तो की भी माजिद कोई भाई, वजह नहीं। इसमें अभी क्या तो पाकिस्तानी बोर्ड को चाहिए नहीं कि हम पहले वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, फिर एशिया कप होना है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप होना है भारत में, तो इस पे हम उनको क्या कंपेल नहीं कर सकते इतने? क्या बार्टर करने के लिए आईसीसी को नहीं हम ऑन बोर्ड ला सकते कि ये करें? क्योंकि जब तक आप बिल्कुल उनको आंखें नहीं दिखाएंगे वो तो आपको इसी तरह ब्लैकमेल करते रहेंगे। देखिए, भारत को तो आंखें इतनी आसानी से हम दिखा नहीं सकते। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपना केस लड़ रहा है। पाकिस्तान चाह रहा है कि टूर्नामेंट कामयाबी के साथ हो जाए। और कल रात को जब हम यहाँ मोहसिन नकवी साहब से कराची में मिले तो वो बहुत ज्यादा पुरुम्मीद थे और वो कह रहे थे कि ये टूर्नामेंट जो है ये पाकिस्तान ही में होगा। तो उम्मीद तो यही है कि सब कुछ एज पर प्लान होगा और भारत अगर रात यहाँ रहना चाहे, जयशंकर साहब जो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी 2 रातें इस्लामाबाद में रहकर गए पाकिस्तान की। जी, उसके अलावा दुनिया की तमाम माजिद भाई टीमें आ चुकी हैं, PSL हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सब आ चुके हैं। तो पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री और हम तो हर एक को वेलकम करते हैं, होस्ट करते हैं। माजिद भाई वंस अगेन बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जी आपसे कल मुलाकात दोबारा करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि पाकिस्तानी हर स्पोर्ट्स फ्लरिश करे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।